नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बहुत सारे बच्चे को 11वीं 12वीं में ये टॉपिक एकदम समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं फुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर इस लेक्चर को आप एकदम फोकस्ड मैनर में देख लिए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आज समझ में आने वाला है। और आप लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा मुझे कि समझ में आया या नहीं आया। प्लीज, मैं आपका कमेंट का वेट करता हूं, इसीलिए कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को तुमने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी वक्त है। 2 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो वक्त नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन टाइम आ जाएगा। तो अभी के अभी ज्वाइन करो, पढ़ाई को स्टार्ट करो। और चलो आज का टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में। सबसे पहले जो चीज मैं लिखवा रहा हूं आपको, आप प्लीज उसको लिखिए। लिखने के बाद मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड वे में आपको समझा दूंगा, टेंशन एकदम नहीं लेने का। लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूं वो अपने कॉपी में इज्जत से आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए लिखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में लिखेंगे। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, जैसे मैंने हेडिंग दिया है वैसे ही आप भी हेडिंग दीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक कोलन देके लिखिए, इन इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन when one factor, in short run, when one factor is variable, is variable, is variable, and other is fixed, and other is fixed। लिखिए दोस्तों, other is fixed। एक कॉमा दे दीजिए यहां पे। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं बिल्कुल उसी तरह लिखना, वरना गड़बड़ी हो जाएगा। टीपी एट फर्स्ट इंक्रीजेस। अगर आपके पास दूसरे रंग का पेन है तो दूसरे रंग का पेन यूज कीजिएगा जहां जहां मैं अपना पेन चेंज करूंगा। टीपी एट फर्स्ट इंक्रीजेस at an increasing rate, at an increasing rate। ठीक है, फिर कॉमा, देन वापस मैंने पेन चेंज किया, देख लीजिए दोस्तों। देन टोटल प्रोडक्ट, देन टीपी लिख दीजिए, टीपी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर वापस कॉमा दीजिए, फिर पेन चेंज कीजिए। रीचेस मैक्सिमम, रीचेस मैक्सिमम फिर वापस कॉमा, फिर पेन चेंज। रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट एंड, एक मिनट दोस्तों, स्लाइड्स को ऊपर कर लेता हूं। एंड वापस पेन चेंज। अल्टीमेटली अल्टीमेटली डिक्लाइंस, अल्टीमेटली डिक्लाइंस। ठीक है,
फिर फुल स्टॉप देके लिखिए इन अदर वर्ड्स बोथ एपी एमपी eventually diminishes ठीक है। अब मुझे इसको समझाने दीजिए, आइए इसको समझते हैं। ये जो पेन चेंज कर करके इतना अच्छा हैंडराइटिंग में हमने लिखा है, क्यों लिखा है देखिए, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन शॉर्ट रन when one factor is variable and other is fixed, अगर एक फैक्टर वेरिएबल है और दूसरे फैक्टर्स फिक्स्ड है, शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर वेरिएबल रहता है और दूसरे फैक्टर फिक्स्ड रहता है, तब क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट जो है ना, सबसे पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में। टीपी एट फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद टीपी क्या करेगा? इंक्रीज होगा, लेकिन उस रेट में इंक्रीज नहीं होगा जिस रेट में पहले हो रहा था वो, ठीक है। इसके बाद रीचेस मैक्सिमम, एक मैक्सिमम पॉइंट पर वो पहुंच जाएगा जहां से वो और आगे नहीं बढ़ सकता। रीचेस मैक्सिमम उसी को बोलते हैं कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा जहां से वो अब आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहेगा, एक वक्त के लिए सेम ही रहेगा। एंड अल्टीमेटली डिक्लाइंस, इसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, इसके बाद वो पतन करना शुरू कर देगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। इन अदर वर्ड्स बोथ एपी एंड एमपी इवेंचुअली डिमिनिशेस। टीपी को देख के एपी और एमपी दोनों ही डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एनालिसिस था, इसको मैं चार्ट फॉर्म में लिख के सब समझाऊंगा, ग्राफ फॉर्म में भी लिख के समझाऊंगा और चार्ट फॉर्म में भी लिख के समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, वापस से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर वेरिएबल रहता है और दूसरे फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं, वहां पे क्या होता है? टीपी सबसे पहले इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद वाला स्टेज में रीचेस मैक्सिमम, उसके बाद वाला स्टेज में एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, और फिर उसके बाद वाला पॉइंट में कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, और उसके बाद वाला पॉइंट में डिक्लाइन होना शुरू कर देता है, डिमिनिश होना शुरू कर देता है। और टीपी को देख के धीरे धीरे एपी और एमपी भी डिमिनिश होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बस आप इतना अभी कंसेप्ट समझिए, इसका चार्ट मैं अभी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका एजम्पशन लिख लीजिए। एग्जामिनेशन में अगर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इस तरह से ही बिल्कुल लिखने हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने हैं, इसके बाद इसके एजम्पशन लिखने हैं, ठीक है। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो किस तरह से लिखा जाता है वही मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद अजम्पशन लिखने हैं। अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करने का? सबसे पहले इसका पहला अजम्पशन, वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड। सबसे पहला मतलब एजम्पशन कि एक फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए। सिंपल सा बात है, जैसे कि मशीनरी फिक्स्ड है और लेबर्स वेरिएबल है, लेबर को मैं चेंज कर रहा हूं और मशीनरी एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए आपका, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड अजम्पशन, वेरिएबल फैक्टर इज होमोजीनियस। मतलब होमोजीनियस मतलब एक जैसे, भैया जो भी लेबर को आप अपॉइंट करोगे, सेम क्वालिफिकेशंस वाले लेबर को अपॉइंट करोगे, सेम स्किल्स वाले लेबर को अपॉइंट करोगे, फिर ही ये जो है लॉ अप्लाई करेगा।
मैं मानता हूं कि उनके काम करने के तरीके भी तो अलग हो सकते हैं, लेकिन काम करने के तरीके को नहीं बोला जा रहा है, लेकिन स्किल्स आप सेम देखोगे। जो भी लेबर्स को आप एक पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट करोगे, वो लेबर सेम सेम रहना चाहिए, सेम स्किल्स का होना चाहिए, सेम एजुकेशन बैकग्राउंड का रहना चाहिए, और सेम काम के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो, फिर ही ये लॉ अप्लाई करेगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद एजम्पशन लिखिए। सब कुछ चार्ट फॉर्म में मैं आपको लिख के बताऊंगा, आप टेंशन वेंशन मत लीजिए इसका। फोर्थ एजम्पशन, फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल। फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल। फैक्टर प्रपोर्शन जो रहेगा वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। आइए इसको चार्ट फॉर्म में इस चीज को समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? आइए अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक एग्जांपल्स के वे में समझते हैं कि जो भी हमने थियरी लिखा, जो भी हमने स्टेटमेंट में लिखा, वो सब कितना ज्यादा फैक्चुअल है, ये सब सारे एक चार्ट के रूप में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग लेबर, कैपिटल, टीपी, एपी, एमपी का एक मतलब कि कॉलम्स बना लीजिए अपने कॉपी में, इस तरह से बिल्कुल एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे इसको। सबसे पहले बात समझिए, ये जो लेबर होता है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर होता है। ओके, लेबर क्या रहता है? एक वेरिएबल फैक्टर जो कि हमेशा चेंज होता रहता है इन शॉर्ट रन ओनली। और कैपिटल जो रहता है ये फिक्स्ड फैक्टर रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है शॉर्ट टर्म में, हमेशा एकदम फिक्स्ड ही रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो देखिए कैपिटल हमेशा हर स्टेज में वन ही है, और लेबर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिस वे में प्रोडक्शन होगा, जिस वे में प्रोड्यूसर को रिक्वायरमेंट होगा लेबर को, उस वे में वो लोग लेबर अपॉइंट करता रहेगा। ओके, इसके एग्जांपल्स में समझते हैं हम लोग। ठीक है, टीपी समझ लीजिए आप 0। फर्स्ट केस में टीपी कितना रहेगा? 0। एपी भी कितना रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, एपी एमपी कुछ भी नहीं रहेगा यहां पे, है ना। सबसे पहले यहां पे देखिए, जब हमने फर्स्ट लेबर को अपॉइंट किया, जब हमने फर्स्ट लेबर को अपॉइंट किया, उस वक्त फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ 10। मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन हुआ उस वक्त में 10, और एपी का फॉर्मूला क्या रहता है? टीपी बाई एल। तो 10 डिवाइड बाई 1 कितना होगा? एपी भी 10। और एमपी, एमपी मतलब हम लोग देखते हैं कि चेंज कितना आया, चेंज कितना आया, चेंज मतलब कि चेंज आया बस 10 का, चेंज आया बस 10 का। तो चेंज निकालने के लिए मतलब कि टीपी ऑफ करंट यूनिट माइनस टीपी ऑफ प्रेसीडिंग यूनिट कर दीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग सेकेंड लेबर को जब अपॉइंट किए, ध्यान से समझिए दोस्तों, जब हमने सेकेंड लेबर को अपॉइंट किया, तब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो हुआ मतलब कि 24। फैक्ट्री में 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन होने लगा। एपी कैसे निकालें भैया? टीपी बाई एल, 24/2 निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा 12। ठीक है। और चेंज कितना आया? चेंज कितना आया भैया? पहले 10 हुआ करता था, अभी 24 हो रहा है, इसका मतलब 14 यूनिट्स का चेंज आया, 14 यूनिट्स का चेंज आया। एमपी में तो हम लोग सिर्फ चेंज ही निकालते हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं कि एक एडिशनल लेबर के आने के बाद कितना चेंज हुआ, एक एडिशनल लेबर के आने के बाद कितना चेंज हुआ। अब देखिए थर्ड लेबर को अपॉइंट किया हम लोग ने, थर्ड लेबर को अपॉइंट करने के बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन जो होने लगा वो 41 होने लगा। एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकालें? 41 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो आपका निकलेगा 13.7। ओके, और एमपी कैसे निकाले? एमपी निकालिए 41 माइनस 24, मतलब कि पहले कितना हुआ करता था? 24। जब से फोर्थ लेबर आया है तब से कितना का प्रोडक्शन बढ़ गया है? 17 का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इस तरह से हम लोग सबके सब अभी निकालेंगे। ओके, फोर्थ लेबर फिर हमने अपॉइंट किया, फोर्थ लेबर अपॉइंट करने के बाद 56 का टोटल प्रोडक्शन होने लगा। 56 का टोटल प्रोडक्शन होने लगा तो 56 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो 14 निकलेगा। ये एपी हमारा 14 और एमपी हमारा 15 निकलेगा। ठीक है, 56 माइनस 41, इस तरह से सारे के सारे निकालिए फटाफट से। अच्छा, फिफ्थ लेबर के आने के बाद 70 का प्रोडक्शन होने लगा, 14 एवरेज प्रोडक्ट और 14 एमपी भी है। सिक्स्थ लेबर आने के बाद यहां पे 78 का प्रोडक्शन होने लगा,
78 का प्रोडक्शन होने लगा, 78 का प्रोडक्शन होने लगा तो हमारा एपी निकला 13। 78 डिवाइड बाय 6 कीजिए, 13 एपी हमारा निकल गया। और एमपी कितना निकला बताइए, 78 माइनस 78 का 8 का मार्जिनल निकला। क्लियर है कि नहीं बताइए। सेवेंथ लेबर आने के बाद 84 का प्रोडक्शन होने लगा, मान लीजिए 84 का प्रोडक्शन होने लगा और एपी हमारा कितना निकला इस केस में 12 और एमपी 6। पहले 78 होता था, सेवेंथ लेबर आने के बाद 84 का होने लगा, यानी कि 6 का प्रोडक्शन यहां पे बढ़ा है ना। 8th लेबर आने के बाद यहां पे मान लीजिए 88 का प्रोडक्शन, 11 का एपी और 4th है एमपी। ठीक है, 9th मान लीजिए 9th आया तो 9th के बाद 90, यहां पे 10, यहां पे 2, फिर वापस से 90 लिखिए। मतलब कि 10th लेबर भी जब आया फिर भी प्रोडक्शन यहां पे 90 ही है। कोई कोई लेबर ऐसा होता है ना जो कोई काम ही नहीं करता है, जो जीरो प्रोडक्शन करता है, ये वही स्टेज है। ठीक है, तो यहां पे एपी होने लगा 90 डिवाइड बाय 10 9, और इनका कंट्रीब्यूशन एकदम जीरो। इस लेबर का कंट्रीब्यूशन, ये जो 10th लेबर है ना, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, कुछ आके काम वाम नहीं किए। इसका मतलब यही होता है कि अगर मालिक एडिशनल लेबर लगाते जा रहा है लगाते जा रहा है लगाते जा रहा है जहां पे कोई काम नहीं है, फिर तो दिक्कत है मालिक के लिए। ठीक है, 11th लेबर आया, वो तो और भी भयानक है। वो तो खुद काम नहीं कर रहा था, दूसरों के काम भी बिगाड़ रहा था। देखिए 88 का यहां पे टीपी निकल रहा था, 8 का एपी निकला, 88 डिवाइड बाई 11 कीजिएगा तो ईपी कितना निकलेगा 8। और ये ना -2 का यहां पे एमपी दे रहा था। इसके आने के बाद दूसरे लेबर्स जो है ना वो काम करना कम कर दिए थे, दूसरों के काम भी यहां पे बिगाड़ रहा था वो। सिंपल सा बात है। इसका रिलेशन मैं आपको समझाता हूं। अब आप आइए एलवीपी का स्टेटमेंट में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का जो स्टेटमेंट लिखवाए थे उस पेज में आप लोग आइए, समझाते हैं आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का जो स्टेटमेंट लिखे थे उस पेज में आप लोग आइए प्लीज। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा था, इन शॉर्ट रन वेर वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर इज फिक्स्ड। जहां पे एक फैक्टर वेरिएबल रहता है और दूसरा फिक्स्ड रहता है। टीपी एट फर्स्ट इंक्रीजेस, तो टीपी क्या होता है, इंक्रीज करता है पहले पहले। जैसे कि यहां पे देखिए 0 से 10 हो गया, 10 से 24, 24 से 41, 41 से 56। इस स्टेज तक ये इंक्रीज होता गया होता गया होता गया एट ए इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद इंक्रीज तो हो रहा था, 56 के बाद ये इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, 56 के बाद 90 तक इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। लाइक उस रेट में इंक्रीज नहीं हो रहा था जिस रेट में पहले वो इंक्रीज हुआ करता था। जैसे कि 10 से 24, 24 से 41, 41 से 56, उस रेट में अब इंक्रीज नहीं हो रहा था जिस रेट में वो इंक्रीज पहले हुआ करता था। अब क्या आया, टीपी एट फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। देन टीपी इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट में यहां पे इंक्रीज होने लगा। इसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा। मैक्सिमम पॉइंट क्या है इसका 90। 90 के बाद और नीचे वो गया ही नहीं और ऊपर वो गया ही नहीं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना। 90 इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा। देखिए 90 और 90 कांस्टेंट, मतलब कि सेम लेवल पे रहा। इसके बाद इवेंचुअली डिमिनिशेस, इसके बाद वो गिरना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वो क्या कर दिया, ये वाला है इसका कांस्टेंट पोजीशन, इस पोजीशन में ये कांस्टेंट रहा और ये गिरना शुरू कर दिया फिर। ठीक है, पूरा का पूरा रिलेशनशिप आप लोगों को समझ में आया। और हम लोग क्या लिखे थे लास्ट में, इन अदर वर्ड्स बोथ एपी एंड एमपी इवेंचुअली डिमिनिशेस। तो एपी और एमपी को भी देखिए डिमिनिश कर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है एपी और एमपी भी। एपी और एमपी भी धीरे धीरे गिर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, अब हम आपको ना रिलेशनशिप लिखवाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एपी, एक मिनट लिखिए, लिखिए यहां पे लिखिए, हेडिंग दीजिए रिलेशनशिप। अब आपको रिलेशनशिप लिखवाएंगे, लिखवाते लिखवाते समझाएंगे भी चार्ट के हेल्प से। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टीपी और एमपी के बीच में अब रिलेशनशिप डिसाइड करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
so long as TP increases, so long as TP increases at increasing rate, so long as TP increases at increasing rate, MP increases and positive, MP increases at and positive, and positive, मतलब यहां पे यही बोला गया है, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा था, एमपी भी इंक्रीज कर रहा था और पॉजिटिव था। देखिए जैसे रिलेशनशिप हम आपको समझाते हैं, ये देखिए ये इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है, ये स्टेज है 0 से 10, 10 से 24, 24 से 41, एमपी भी देखिए इंक्रीज कर रहा है 10 से 14, 14 से 17, है ना। इस स्टेज में क्या हो रहा था, इस स्टेज में एमपी भी इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज करते करते ये भी पॉजिटिव वे में था। ओके क्लियर है, इतना तक आप लोग देखिए ना, सिंपल सा बात है, ये भी इंक्रीज कर रहा था और पॉजिटिव था। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये बात का रिलेशनशिप, व्हेन टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करने लगा, द एमपी डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव। इसका मतलब यही है कि जब टीपी इंक्रीज करने लगा डिमिनिशिंग रेट में जब इंक्रीज करने लगा, ये स्टेज डिमिनिशिंग रेट वाला है ना, फिर इसको देखिए, ये भी यहां पे डिमिनिश हो रहा है, ये भी यहां पे डिक्रीज कर रहा है, 15 से 14 हो गया, 14 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है अभी भी, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप, चलिए आइए लिखिए, एक मिनट, नेक्स्ट रिलेशनशिप लिखिए, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे था, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था एंड कांस्टेंट पॉइंट पे था, कांस्टेंट, एमपी इक्वल्स टू 0, एमपी उस केस में 0 था। चलिए देखते हैं, जब टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट पे था, तब उस केस में एमपी 0 था। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये मैक्सिमम पॉइंट है ना 90, इस केस में एमपी कितना था, 0। जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब एमपी क्या हो जाता है, 0। अब लिखिए, व्हेन टीपी डिमिनिशेस एमपी इज नेगेटिव, जब टीपी डिमिनिश करना शुरू कर देता है, तब एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव पोजीशन में चला जाता है। व्हेन टीपी diminishes, when TP diminishes, MP is negative। जब टीपी डिमिनिशिंग पोजीशन में चला जाता है अपना, जब टीपी डिक्रीजिंग पोजीशन या तो डिमिनिशिंग पोजीशन में चला जाता है, तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है सीधा, है ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आइए एपी और एमपी के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। चलिए लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, एपी और एमपी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लिखेंगे अब। so long as AP is rising, so long as AP is rising, MP is greater than AP, जब तक AP राइज कर रहा है तब तक MP ग्रेटर देन AP है।
ठीक है, चलिए चार्ट में जाकर दिखाते हैं। जब तक देखिए, जब तक यहां पे एपी राइज कर रहा है, मतलब कि 10 से 12 हो गया, 12 से यहां पे 13.7, 13.7 से यहां पे 14, उस केस में एमपी हमेशा ज्यादा है एपी से। उस केस में क्या है, एमपी इज ग्रेटर देन ऑलवेज एपी। उस केस में क्या है, एमपी ज्यादा है एपी से। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए लिखिए, 1 मिनट, हाँ आई, लिखिए। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट, व्हेन MP equals to AP, when MP equals to AP, AP is maximum and constant. AP is maximum and constant. जब ऐसा सिचुएशन आता है जब MP इक्वल्स टू AP हो गया, वो चार्ट में आप लोग वापस से जाइए। जब देखिए MP इक्वल्स टू AP हो गया, जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशंस में क्या होता है, उस सिचुएशंस में क्या होता है, उस सिचुएशंस में AP इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है, अब उससे वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है। थर्ड वाला रिलेशन लिखिए, थर्ड वाला रिलेशन लिखिए, व्हेन AP decreases, when AP decreases, then MP is लेस देन AP। जब AP डिक्रीज करता है, जिस सिचुएशन में AP डिक्रीज करता है, देन उस केस में MP जो है वो लेस देन AP रहता है। जैसे कि देखिए, AP यहां पे डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, 14 से लेके 13 हो गया, 13 से लेके 12 हो गया। मैं इस स्टेज की बात बता रहा हूं, 14 से लेके 13 हो गया, 13 से लेके 12 हो गया। उस केस में देखिए MP कम हो गया, MP इज लेस देन AP है, MP इज लेस देन AP है उस केस में, उस सिचुएशन में MP इज लेस देन AP है। तो सिंपल सा बात है, व्हेन AP इज डिक्रीजिंग देन MP इज लेस देन AP। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप लोग? ये सारे नोट्स आप लोग बना के जाओ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। चलिए, इसके बाद लिखिए, रिलेशनशिप तो हम लोग ने बता लिया। इसके बाद लिखिए, द अबव पॉइंट indicate MP curve reaches maximum earlier than AP curve। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ पाए हैं। ओके, अब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ देखते हैं और ग्राफ देख के एनालाइज करते हैं और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, एपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। बट टीपी का जो इंक्रीजिंग है, सबसे पहले तो वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ना इसका यहाँ पे ढलान आ जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट स्टेज 1 में ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, एमपी जो है हमेशा फर्स्ट केस में ज्यादा है, फर्स्ट केस में एपी के ऊपर है, और सेकेंड केस में एपी मैक्सिमम है और एमपी कम है ना? तो सबसे पहले तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, स्टेज 1 का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी के अभी ही। बट स्टेज 1 के एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद सबसे पहले इसको लिखिए, समझाते हैं अभी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, इन दिस स्टेज एपी कंटिन्यूज टू राइज। इस स्टेज में क्या होता है, एपी जो है वो मतलब कि कंटिन्यू करता है राइज करना।
टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी हमेशा इंक्रीज करता है इस स्टेज में एट ए इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। लाइक सबसे पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, उसके बाद इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट होता है फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी along with the TP curve. In this stage, MP curve always remains above the AP curve. इस केस में क्या होता है कि MP curve हमेशा AP curve के ऊपर रहता है, जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया अभी। इस स्टेज में क्या होता है, ये है MP कर्व और ये है AP कर्व। इस स्टेज में क्या है, MP ज्यादा है AP से, MP ज्यादा है AP से, AP कम है MP ज्यादा है इस स्टेज में, ठीक है। स्टेज 1 का बात बता रहे हैं, है ना। एंड इसके बाद स्टेज 1 एंड्स एट AP रीचेस मैक्सिमम। जब AP मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तब स्टेज 1 खत्म होता है। AP जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि और ज्यादा AP अब बढ़ नहीं सकता, उस केस में स्टेज 1 जो है खत्म हो जाता है। तो इस केस में प्रोड्यूसर को कोई भी दिक्कत नहीं होती है और फर्म वुड लाइक टू कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द स्टेज फर्स्ट। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेज को लिखते हैं। आइए सेकंड वाला स्टेज को लिखते हैं। चलिए सेकंड वाला स्टेज को समझते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अब हम लोग स्टेज 2 में समझेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, मतलब धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू कर देता है सब कुछ। स्टेज 2 इसको हम लोग बोल सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ठीक है। देखिए इन दिस स्टेज TP continues to rise at a decreasing rate। मतलब स्टेज 2 में क्या होता है, TP राइज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में राइज हो रहा है, ठीक है। मतलब बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है सेकंड वाला स्टेज में। AP एंड MP बोथ डिमिनिशेस, AP और MP दोनों ही डिमिनिश हो गए हैं अभी। AP and MP both diminishes in second stage. MP diminishes at a farther rate. MP diminishes. MP जो डिमिनिश होता है ना वो बहुत फास्टर रेट में डिमिनिश होता है, फास्टर रेट, एट ए फास्टर रेट। MP जो डिमिनिश होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्टर रेट में डिमिनिश होता है देन द रेट ऑफ फॉल ऑफ AP, देन द rate of fall in AP। तो इस केस में क्या होता है, AP is greater than MP। इस स्टेज में AP is greater than MP रहता है सेकेंड वाले स्टेज में, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर्स, देखिए प्रोड्यूसर्स would like to find it equilibrium in this stage, would like to producer would like to find its equilibrium in this stage। इस स्टेज में प्रोड्यूसर्स को अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो डिजायर कर सकते हैं, मतलब कि दिस इज द डिजायर्ड स्टेज ऑफ द ऑपरेशन। जैसे कि सेकेंड स्टेज का अगर मैं दिखाऊं, चलिए ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे फिर ही समझेंगे। सेकेंड वाला स्टेज देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे MP ज्यादा तेजी से गिर रहा है, AP तो गिर रहा है लेकिन MP ज्यादा तेजी से गिर रहा है इन कंपेयर टू AP। और सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, TP भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन TP थोड़े से डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है, TP डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है यहां पे, है ना। और इस केस में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया TP,
मैक्सिमम पॉइंट पे स्टेज में पहुंच गया। थर्ड स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि टीपी अब डिमिनिश करने लगा है ना। चलिए, तो सेकेंड वाला स्टेज में ही हम लोग देख पाते हैं कि टीपी जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया और कांस्टेंट, जैसे कि सी पॉइंट इसका मैक्सिमम है और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते ही ये कांस्टेंट रह गया थोड़ी देर के लिए, इसके बाद ये डिमिनिश करना शुरू कर देता है। आप लोग देख सकते हैं टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे पॉइंट सी में ही पहुंच गया, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये कांस्टेंट है और डिमिनिश हो गया, है ना। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, लिखते हैं। आइए, स्टेज 3, स्टेज 3। अच्छा, स्टेज 3 लिखने से पहले थोड़ा सा आप यहां पे और लिख दीजिए, टीपी रीचेस, स्टेज 2 में लिखिए टीपी रीचेस, टीपी रीचेस मैक्सिमम, टीपी रीचेस मैक्सिमम at point C and MP becomes नेगेटिव। पॉइंट सी में क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है एमपी। ठीक है, देखिए द स्टेज इज द स्टेज इज मोस्ट डिजायर्ड स्टेज ऑफ ऑपरेशन, मोस्ट डिजायर्ड स्टेज ऑफ ऑपरेशन। अब आइए स्टेज 3 में चलते हैं। स्टेज 3 में जब सारा कुछ तहस नहस हो गया है, स्टेज 3 इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। आइए लिखिए, इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज टीपी डिमिनिसेस, टीपी डिमिनिसेस। इस स्टेज में क्या होता है, टीपी गिरना स्टार्ट कर देता है फाइनली, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल। एपी जो होता है वो गिरना शुरू कर देता है, कंटिन्यूस टू फॉल। फॉल तो पहले से हो ही रहा था, और भी ज्यादा फॉल होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। सो इस स्टेज में नो रैशनल प्रोड्यूसर, अगर जिसके पास दिमाग रहेगा, जो प्रोड्यूसर के पास दिमाग रहेगा, वुड लाइक टू कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द स्टेज, वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेगा इस स्टेज में। ठीक है, वुड लाइक टू कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द स्टेज, प्रोडक्शन इन द स्टेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। माने कि जो भी इंप्लॉय आया है वो और सत्यानाशी करेगा। तो इस केस में जो भी लेबर्स आते हैं वो नेगेटिव आउटपुट देते हैं, पॉजिटिव आउटपुट देते भी नहीं है, नेगेटिव आउटपुट देते हैं, है ना। इस वजह से कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर्स वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द स्टेज। नीचे में लिख दीजिए, हेंस, हेंस in short run, hence in short run a producer will always try to, will always try to operate in stage 2। यानी कि हर प्रोड्यूसर का ट्राई हमेशा यही रहता है कि हमेशा स्टेज 2 तक ही जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। स्टेज 3 कभी जिंदगी में उनके आए ही ना, जहां पे सारा कुछ तहस नहस हो जाए। ठीक है, जहां पे लेबर्स नेगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस करे, जहां पे लेबर्स लोग और काम बिगाड़े, उस वो वाला स्टेज कभी आए ना उनकी जिंदगी में। हमेशा ये एक रैशनल प्रोड्यूसर सोचता है, और हमेशा प्रोड्यूसर स्टेज 2 में ही ऑपरेट करना चाहता है। सिंपल सा बात है।
आज दोस्तों हम लोग इतना ही करेंगे। सब ये सब तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस तो हम लोग कंप्लीट कर लिए फाइनली, और अगले दिन हम लोग अब रिटर्न्स टू स्केल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।